देखिए अभी रिसेंटली जितने भी स्टेट के होम मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में हमारी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा था कि गवर्नमेंट बहुत ही जल्द पार्लियामेंट में आईपीसी और सीआरपीसी के नए ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करेगी। तो देखिए सबसे पहले तो आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। और इन दोनों का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ कुछ इलीगल एक्टिविटीज होती हैं जो किसी को नहीं करनी होती हैं, और वो इलीगल एक्टिविटीज क्या हैं और उसकी क्या पनिशमेंट है वो दी गई है आईपीसी में। और अगर कोई बंदा उस एक्टिविटी को करता है, उस इलीगल एक्टिविटी को करता है, तो उसको किस तरह से सजा देनी है, किस प्रोसीजर को फॉलो करके सजा देनी है, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। और इस वीडियो में जानेंगे कि ये नए ड्राफ्ट क्यों लाए जा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई, और मेनली फोकस रहेगा मेरा आईपीसी पे इस वीडियो में। सबसे पहले सबसे शॉर्ट में जानेंगे कि ये आईपीसी क्या होता है और इसे क्या जरूरत पड़ गई कि इसमें चेंजेस लाने पड़ रहे हैं, इसका नया ड्राफ्ट लाना पड़ रहा है, जबकि ये 150 सालों से भी ज्यादा अभी तक चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इसको क्यों चेंज करना पड़ रहा है। और ये भी जानेंगे कि क्या कभी आईपीसी में कोई चेंज लाया भी गया है, अगर हाँ तो क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, और आने वाले समय में जब ये नए ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किए जाएंगे तब क्या क्या चेंजेस एंटिसिपेट कर सकते हैं हम लोग, मतलब क्या क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं शॉर्ट में ये आईपीसी क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो आईपीसी इंडियन पीनल कोड इंडिया का ऑफिशियल और सबसे मेन क्रिमिनल कोड है। ये कंप्लीट कोड है क्योंकि इसमें लगभग सारे क्राइम्स लगभग कवर्ड है, चाहे आप क्राइम्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, अगेंस्ट स्टेट ले लो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी ले लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अगर कोई इन क्राइम्स को करता है तो उसको पनिशमेंट मिलती है एज पर आईपीसी। आईपीसी को फर्स्ट लॉ कमीशन के थ्रू बनाया गया था जो 1834 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। इसके हेड थे थॉमस मैकॉले और बेसिकली ये इंग्लैंड के लॉ के ऊपर बेस्ड था, लेकिन इसमें नेपोलियनिक कोड और लुजियाना के सिविल कोड से भी आइडियाज बोरो किए गए थे। इसका पहला ड्राफ्ट गवर्नर जनरल के सामने 1837 में लाया गया था, लेकिन ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं था, इसमें कुछ और चेंजेस की जरूरत थी और इसको कई बार रिवाइज किया गया और इसमें कई बार अमेंडमेंट्स किए गए, लेकिन इस प्रोसेस में कई साल लग गए थे, लगभग 2 डिकेड्स मतलब 20 साल लग गए थे इसका फाइनल ड्राफ्ट बनाने में, क्योंकि बीच में काफी हल्ला हो गया था, आपको याद ही होगा 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था, तो इसके चलते काफी समय लग गया इसमें। लेकिन जब इसका फाइनल ड्राफ्ट बन गया, इसको फाइनली 6 अक्टूबर 1860 को पास कर दिया गया था और इसके लगभग 1-1.5 साल बाद 1 जनवरी 1862 को इसको एनफोर्स भी कर दिया गया। और आईपीसी में टोटल 26 चैप्टर्स थे और टोटल 511 सेक्शंस थे, और ये पूरे इंडिया पे लागू होता था एक्सेप्ट प्रिंसली स्टेट्स, क्योंकि उनके खुद के कोर्ट्स होते थे, उनके खुद का लीगल सिस्टम होता था। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है कि क्या आईपीसी से पहले कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था इंडिया में, क्या सब ऐसे ही चलता था? तो ऐसा नहीं है। आईपीसी से पहले एक मोहम्मदन लॉ करके एक लॉ होता था इंडिया में, उसको फॉलो किया जाता था और ये बेसिकली एक मुस्लिम लॉ था और मुगल के समय से चलता आ रहा था। आईपीसी के एनफोर्स होने तक ये लॉ फॉलो किया गया है इंडिया में, इसमें काफी चेंजेस ब्रिटिशर्स ने भी किए थे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि ऐसी क्या नीड आ गई कि हमको रिफॉर्म करना पड़ रहा है आईपीसी को, क्योंकि भाई 150 साल से भी ज्यादा हो गया है इस आईपीसी को लागू हुए और इतने साल से काम चल रहा था, तो अब क्यों नहीं चल पा रहा है, क्यों नया ड्राफ्ट लाना पड़ रहा है? तो देखिए इसका जवाब तो काफी सिंपल है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि ब्रिटिश रूल इंडिया में क्यों आया था। वो इसलिए आया था क्योंकि वो हमको कंट्रोल करना चाहते थे। हमारे यहाँ पे कोई सोशल सर्विस करने नहीं आए थे वो लोग, उनका सिर्फ मेन मकसद यही था कि हमको कंट्रोल करना है और इंडिया से रिसोर्सेज लेके भाग जाना है इंग्लैंड। और ये बात हम इंडियंस को बिल्कुल नहीं पसंद थी, इसी वजह से 1857 में रिवोल्ट हुआ था। बाद में भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स आगे आए, काफी हमारे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया, कई लोग आवाज उठाते थे और इस आवाज को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए आईपीसी को लाया गया था। अब जैसे आप सेडिशन का एग्जांपल ले लीजिए, सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, जिसका ब्रिटिशर्स ने काफी यूज किया है, काफी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को उठा के जेल में डाला है सिर्फ इस सेक्शन के तहत। हालांकि सारे सेक्शन अनरीजनेबल नहीं थे, कुछ सेक्शन बिल्कुल लेजिट है, जैसे थेफ्ट ले लो, रॉबरी ले लो, रेप ले लो, ये सब तो बिल्कुल लेजिट है फॉर कंट्रोलिंग द ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन इसके बावजूद कुछ कुछ सेक्शंस आईपीसी में ऐसे हैं जो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, जहाँ पे मास्टर थे ब्रिटिश और सर्वेंट थे ऑब्वियसली हम इंडियंस। और इसीलिए आईपीसी में कुछ कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तब प्री इंडिपेंडेंस टाइम में यूज करके हमें, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जेल में डाला है। और यही प्रोविजंस पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी आज के समय में भी आईपीसी में हैं, और ऐसे एलिगेशंस आज के समय में रूलिंग गवर्नमेंट के ऊपर लगते हुए आ रहे हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि वो इन्हीं सेक्शंस की मदद से, इनका मिसयूज करके जितने भी अपोजिशन है या डिसेंट्स हैं, जो सरकार के खिलाफ उंगली उठाती है, उसको उठा के जेल में डाल देती है सरकार। और ऐसा भी नहीं है कि जब आईपीसी 1862 में एनफोर्स किया गया था तब से लेकर आज तक उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। और आपको बता दूं टिल डेट 75 से भी ज्यादा अमेंडमेंट आईपीसी में किए जा चुके हैं। और बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि ये जो लॉ है उसको मॉडर्न टाइम के साथ हैंड इन हैंड चलना चाहिए, इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि पहले की रिक्वायरमेंट्स कुछ और थी और मॉडर्न टाइम में रिक्वायरमेंट कुछ और है। जैसे पहले के जमाने में होमोसेक्सुअलिटी को एक पाप जैसा माना जाता था, टैबू माना जाता था, लेकिन आज के मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी कई जगह है जहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। और इसीलिए पहले के जमाने में सेम जेंडर सेक्स एक क्राइम हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में इसको टर्न डाउन कर दिया गया है और आज के जमाने में ये क्राइम नहीं है। हालांकि इतने सारे अमेंडमेंट आईपीसी में किए जा चुके हैं, 75 से भी ज्यादा किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव
रिवीजन नहीं हुआ है आईपीसी का। 1971 में लॉ कमीशन ने अपनी 42nd रिपोर्ट में काफी ज्यादा चेंजेस रेकमेंड किए थे और उसके बेसिस पे बिल्स भी लाए गए थे 1971 और 1978 में, लेकिन वो पास नहीं हो पाए थे क्योंकि वो पैर कर गए थे, क्योंकि सरकार ही डिसॉल्व हो गई, मतलब लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई थी। अब चलिए जान लेते हैं कि आज के समय में आईपीसी में क्या क्या चेंजेस लाए जा चुके हैं। देखिए, सबसे पहला आ जाता है सेक्शन 377, जिसको अननेचुरल ऑफेंस भी कहा जाता था, जो कि डील करता है होमोसेक्सुअलिटी से, और ये पनिश करता है उन कॉन्सेंसुअल सेक्सुअल एक्ट्स को बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स जिनका जेंडर सेम है। लेकिन समय के साथ काफी इसके ऊपर भी एलिगेशंस लगे, काफी आवाजें उठी कि इसको हटा देना चाहिए, और फाइनली ये आवाजें सुन ली सुप्रीम कोर्ट ने और नवतेज जौहर वाले केस में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया सेक्शन 377 को। अब अगला आता है सेक्शन 309, जो डील करता है अटेम्प्ट टू सुसाइड से, और अगर कोई भी बंदा इंटेंशनली अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसको लगभग 1 साल की सजा हो सकती है। और ये सुनने में काफी लोगों को अनरीजनेबल लगेगा, और ऐसे ही लॉ कमीशन को भी काफी अनरीजनेबल लगा था। उसने कई समय से मतलब सरकार को रिकमेंडेशन देती हुई आई है कि इसको हटा दो, इस प्रोविजन को ड्रॉप कर दो, लेकिन आज तक कभी अमेंडमेंट नहीं हुआ इस सेक्शन पे। इस सेक्शन के खिलाफ भी काफी आवाजें उठाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट भी दिया था। कई लोगों का कहना था कि ये हमारे आर्टिकल 21 के खिलाफ जाता है, मेरे राइट टू लाइफ के खिलाफ जाता है, क्योंकि मेरे पास राइट है कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से खत्म कर सकता हूँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होती है, राइट टू एंड योर लाइफ नहीं इंक्लूड होती है, लेकिन आपकी राइट टू लाइफ इंक्लूड जरूर होती है, और कोई भी बंदा अननेचुरली अपनी लाइफ को टर्मिनेट नहीं कर सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। लेकिन जब से मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 आया है, तब से सेक्शन का यूज काफी कम हो गया है। इतना मतलब कॉमन नहीं है, सुनने में नहीं आता इतना, क्योंकि ये जो एक्ट है उसका सेक्शन 115 क्लॉज 1 कहता है कि अगर कोई बंदा अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो काफी सीवियर स्ट्रेस में था, जिसकी वजह से उसने ये चीज की है, और उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, विच पनिशेस फॉर इंटेंशनली अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब इसके बाद अगले सेक्शन पे आते हैं, और वो है सेक्शन 497 एडल्टरी, जो आपने काफी बार सुना होगा, और एडल्टरी के लिए सेक्शन पनिश करता था। लेकिन इसके खिलाफ भी काफी क्रिटिसाइजेशन हुआ, क्योंकि भाई जो भी मैरिड कपल में वुमन है वो अपने हस्बैंड की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, और ऊपर से ये सेक्शन एक मोरल ऑब्लिगेशन भी इंपोज करता था मैरिड कपल्स के ऊपर, और इस चीज का भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ। और इसी के चलते सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया। अब इसके बाद कुछ सेक्शंस आईपीसी में ऐसे भी हैं जिसको ह्यूमन राइट्स ग्रुप क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे मर्डर ले लो आप, रेप ले लो, और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट में देखोगे तो वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इसमें मैक्सिमम पेनल्टी डेथ पेनल्टी है, और इसमें काफी सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का कहना है कि इट इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट ऑफ द ऑफेंडर। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलिए बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस नए ड्राफ्ट में। तो देखिए, सबसे पहला तो है सेडिशन, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बवाल होता है, और ओरिजिनली आईपीसी में तो ये सेडिशन था भी नहीं। 1898 में सेक्शन 124A को इंट्रोड्यूस किया गया था, सेडिशन को इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर सप्रेसिंग द वॉइस ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स, और मेनली सेक्शन को ये फ्रीडम की आवाज को दबाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई तो उसके बाद भी इस सेक्शन को क्यों कंटिन्यू किया जा रहा है, और ऐसे सरकार के ऊपर काफी सारे पिछले समय में एलिगेशन लग चुके हैं कि वो इस सेक्शन का काफी मिसयूज करती है, और काफी बवाल हुआ था उमर खालिद के केस में, आपको याद होगा। अब अगला सेक्शन आता है सेक्शन 375, क्योंकि काफी लोग मांग करते हैं कि ये जो सेक्शन है इसको जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए, क्योंकि ये सेक्शन बॉयज को, मेन को, हिजड़ास को एज अ विक्टिम ऑफ रेप कंसीडर नहीं करता है, एंड ओनली वुमेन आर कंसीडर्ड एज अ विक्टिम ऑफ रेप। अगला काफी मिसयूज्ड सेक्शन है, और वो है सेक्शन 294 व्हिच डील्स विद ऑब्स्सिनिटी। अगर कोई भी बंदा पब्लिक प्लेस में कोई भी ऑब्स्सीन एक्ट करता है तो वो पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन, लेकिन ऑब्स्सिनिटी क्या होती है, ऑब्स्सीन एक्ट क्या होता है, ये सेक्शन में डिफाइंड नहीं है, और इस चीज को काफी बार पुलिस मिसयूज करती है। और अगला सेक्शन है सेक्शन 295A, जो ब्लास्फेमी की बात करता है, तो इंसर्ट किया गया था 1927 में, और कोई भी अगर ब्लास्फेमी एक्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन के अंडर। लेकिन काफी लोगों का कहना है कि आज के जमाने में हमारी इंडिया जैसी लिबरल डेमोक्रेसी में ऐसे सेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसको रिपील कर देना चाहिए। बाकी यही सब था वीडियो में, और इस सब के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर करिएगा, एंड स्टे सेफ। जय हिंद।